हेलो बच्चों, कैसे हो? पिछली वाली वीडियो देखी आपने? कैसी लगी बताना कमेंट बॉक्स में लिख के। और कुछ चाहिए होगा तुम्हें किसी टॉपिक पे तो लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन यू। तो अभी हम लोग सेल का एक इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पार्ट है, उसको भी कवर करेंगे क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो अभी हम नीट 2024 के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ वीडियो बना रहे हैं। एक पूरा जो सेल का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक इसका बनाएंगे, फिर दूसरे चैप्टर का बनाएंगे। तो तुम उसको कंटिन्यू वॉच करना, तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसे निकालेंगे। तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना सो डैट कि आगे तुम्हें अपडेट्स मिलता रहे। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में। ठीक है, देखो इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि हमारा बॉडी क्या चीज़ का बना हुआ है, सेल्स का बना हुआ है। आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स। तो जिस तरह से हमारे बॉडी में ऑर्गन का काम होता है, हमारे बॉडी में ऑर्गन का काम होता है। ऐसे हमारा बॉडी का पार्ट हो गया आई एक ऑर्गन है, कुछ काम करा हमारे लिए। इसी तरह सेल में कुछ ऑर्गेनल्स होते हैं। ऑर्गेनल्स, हम लोग वर्ड यूज किया ऑर्गेनल्स। ऑर्गेनल्स ऑर्गेनल्स भी एक ऑर्गेनल इज द पार्ट कंपोनेंट ऑफ सेल, component of cell which performs a particular or specific function for the cell। जो सेल के लिए एक पार्टिकुलर या स्पेसिफिक फंक्शंस करता है। जैसे आई क्या करता है, देखने का काम करता है, तो उसी तरह से ये सेल के लिए काम करता है। जस्ट लाइक हमारा बॉडी का ऑर्गन हमारे बॉडी के लिए काम करता है। ऑर्गन हमारे बॉडी के लिए काम करता है, जैसे आई है, आई क्या काम है कुछ, उसी तरह सेल में ऑर्गेनल्स का काम है। तो ऑर्गेनल्स का हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि ऑर्गेनल्स आर द कंपोनेंट ऑफ द सेल विच परफॉर्म्स ए पार्टिकुलर और स्पेसिफिक फंक्शन। फॉर एग्जांपल राइबोसोम, राइबोसोम का क्या, राइबोसोम इज आल्सो ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। ये क्या है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है। हम लोग पढ़े होंगे या तुम पढ़ा होगा, तुमने पढ़ा होगा। क्या काम करता है राइबोसोम? प्रोटीन सिंथेसिस का काम, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। मतलब राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन बनाना, प्रोटीन को सिंथेसाइज करना, राइबोसोम्स। इसलिए राइबोसोम्स को क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। इट इज जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट। ठीक है, तो ये ऑर्गेनल्स का मतलब समझ गया। तो देखो इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या होता है, while each of the membranous organelles, देखो यहाँ पे फिर ऑर्गेनल्स वर्ड आया इसलिए हमने उसको रिपीट किया कि ऑर्गेनल्स क्या होता है, इज डिस्टिंक्ट इन टर्म ऑफ इट्स स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन। जिस तरह से हमारे बॉडी का हर एक ऑर्गन अपने स्ट्रक्चर और फंक्शंस में डिफरेंट है, उसी तरह से ऑर्गेनल्स जो है सेल का, वो हर एक का स्ट्रक्चर और फंक्शंस डिफरेंट है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऑर्गेनल्स एक साथ, कुछ ऑर्गेनल्स, तो यहाँ पे ध्यान देना, इस पॉइंट को एम्फसाइज कर रहा हूँ मैं कि some of the organelles work together in a coordinated manner. Some organelles work together in a coordinated manner to perform a particular functions that becomes a part of the endomembrane systems। तो यहाँ पे देखो लिखा, यहाँ पे लिखा है कि many of these are considered together as an endomembrane system because their functions are coordinated। because their functions are coordinated। तो endomembrane system में कितना कंपोनेंट आता है बताओ? endomembrane system में चार ऑर्गेनल्स का कॉम्बिनेशन है। कौन कौन सा हो गया? 4 ऑर्गेनल्स। कौन कौन से हो गए ये? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फर्स्ट, जिसको शॉर्ट में हमने ईआर बोल दिया। नेक्स्ट गोल्जी कॉम्प्लेक्स, देन लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। तो इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, मेम्ब्रेन सिस्टम में कितने ऑर्गेनल्स हो गए? 4। कौन कौन? शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फर्स्ट, देन गोल्जी कॉम्प्लेक्स, जैसे हम गोल्जी एपरेटस भी बोलते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी एपरेटस। शॉर्ट में हमने लिख रहा है जीसी, मतलब गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंड जीए मीन्स गोल्जी एपरेटस। देन लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स।
ये 4 ऑर्गेनल्स एक साथ मिलके, कितना 4 ऑर्गेनल्स मिलके एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है। अब देखो यहाँ पे एक और लिखा है, सिंस द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट एंड पेरिऑक्सोसोम्स आर नॉट कंसिडर। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन, क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन और पेरिऑक्सोसोम जो ऑर्गेनल्स है उसका फंक्शंस अबव कंपोनेंट मीन्स ये जो 4 कंपोनेंट हुए कौन कौन, ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। तो ये 4 के साथ में माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरिऑक्सोसोम्स का कोऑर्डिनेशन नहीं है, ओके। इसलिए ये सब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट नहीं है। कौन, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरिऑक्सोसोम्स जो है वो नॉट कंसिडर एज पार्ट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है ये 3 ऑर्गेनल्स। ये क्वेश्चन नीट पे भी आया था 2-3 साल पहले कि कौन सा ऑर्गेनल्स एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का कंपोनेंट नहीं है। एग्जाम्पल में इस तरह से था, तुम PYQ करोगे तो तुम पाओगे। अब देखो मैं आता हूँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, ठीक है। देखो ये क्या है, दिस इज द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस का कंपोनेंट है। द न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से वो बाहर की तरफ जाता है मेम्ब्रेनस सिस्टम, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए बोलते हैं क्योंकि साइटोप्लाज्म में वो एक नेट लाइक स्ट्रक्चर्स बना रहा है। कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखो यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोल रहे हैं ER, सॉरी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। ये ऑर्गेनल्स यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाएगा क्योंकि ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होगा। रिवील द प्रेजेंस ऑफ ए नेटवर्क और रेटिकुलम of tiny means small tubular structures scattered in the cytoplasm, that is called the endoplasmic reticulum. Hence ER divides the intracellular space, मतलब सेल के अंदर के स्पेस को 2 डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट में डिवाइड करता है। जस्ट लाइक दिस वन, कि सपोज करो कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हुआ, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हुआ और अंदर ऐसे ये ट्यूब बन रहा है। देखो ये ट्यूब बन रहा है। तो यहाँ पे हम इसको कलर कर देते हैं रेड से जो कलर कर दिया हो गया तुम्हारा दिस वन। ये ल्यूमेन हो गया, दिस इज द ल्यूमेन। तो इसको क्या बोल देंगे, ल्यूमिनल इनसाइड, ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। दिस इज द ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। और ये देखो ये वाली जो है, जिसको हमने ये लाइट या ब्लैक कलर से कर देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, दिस वन। 2 ल्यूमिनल कंपार्टमेंट के बीच में क्या आ जाएगा तुम्हारा, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, जो साइटोप्लाज्म में रहेगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। दिस से 2 कंपार्टमेंट हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे, आउटर सरफेस पे, देखो यहाँ पे है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आउटर सरफेस पे कुछ ग्रैन्यूल्स है, जिसके चलते इसका सरफेस क्या हो जाता है, रफ हो जाता है। इसका सरफेस रफ हो जाता है। इसके चलते इसको हम लोग बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो दीज आर, ये सब क्या है, इसके आउटर सरफेस मान लो सरफेस हो गया, इसके आउटर सरफेस पे इस तरह का राइबोसोम प्रेजेंट है। तो सरफेस क्या होगा, रफ होगा। एक पे नहीं है तो सरफेस क्या होगा, स्मूथ हुआ। जस्ट लाइक दिस वन, सपोज करो दिस वन इज द पेन, and if you sprinkle some sort of crystals or salt on the surface of this pen, then its surface become rough. That's why it is called rough endoplasmic reticulum. Whereas this, when there is no salt or crystals on the surface of the pen, it is smooth in texture. That's why it is called the smooth endoplasmic reticulum. In the short, we write it as SER. SER means smooth endoplasmic reticulum. देखो this is SER. SER means smooth and RER means rough. So ER often shows ribosomes attached to their outer surface. The endoplasmic reticulum
bearing ribosome on their surface is called rough. तो रफ क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके सरफेस पे राइबोसोम है. क्या क्या है? राइबोसोम है, इसलिए इसका सरफेस रफ है. जब राइबोसोम नहीं है तो स्मूथ होगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो ER कितने तरह का हो गया? दो तरह का. फर्स्ट वन इज द RER एंड सेकेंड वन इज द SER. दिस इज RER. RER यहाँ पे SER तो लिखा था, ICR यहाँ पे हो जाएगा. SER हमने जस्ट एक्सप्लेन के लिए लिखा था, तो SER हो गया ये वाला, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके, अब तुमको पता है कि राइबोसोम का काम क्या होता है. जस्ट हमने भी एक्सप्लेन किया है कि राइबोसोम इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस और इट इज कंसर्न विद द फॉर्मेशन या और प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन. सो RER का क्या काम होगा? प्रोटीन में इन्वॉल्व होना, प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होना. तो RER इज फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व इन द सेल, एक्टिवली इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन. तो RER के फंक्शन हो गया प्रोटीन सिंथेसिस और सिक्रीशन करना. ठीक है. दे आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूअस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस. ये हो गया RER के बारे में. अब हम लोग आ रहे हैं SER के बारे में. SER तो देखो, रफ जो है वो राइबोसोम के चलते इसका सरफेस रफ है. किसके चलते सरफेस रफ है? फिर से रिपीट कर रहे हैं, राइबोसोम के चलते, ड्यू टू राइबोसोम. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन हो गया प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होना. देखो इसको अंडरलाइन कर लेना, फर्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम्हारा ये निकल गया ये वाली. ठीक है, और भी पहले निकला था, ये सेकंड या थर्ड पॉइंट हो जाएगा. पहला पॉइंट था इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन सा ऑर्गेनल्स है, पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट. दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ऑर्गेनल्स इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है. तो इसमें 3 एग्जाम्पल दिया है, जस्ट हमने अभी देखा है, 3 एग्जाम्पल दिया है. कौन कौन से रिकॉल करो? क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड पेरिऑक्सीजोम. ये 3 ऑर्गेनल्स इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट. थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सबको कॉपी में नोट करना, जब वीडियो देखोगे तो तुम्हारा एक सॉर्ट ऑफ नोट्स बन जाएगा. थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि रफ क्यों बोल रहे हैं और स्मूथ क्यों बोल रहे हैं. फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि रफ है तो इसका फंक्शन क्या है? तो प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन. तो तुम इसको फोर्थ कर दो यहाँ पे. फिफ्थ में यहाँ पे कर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. शॉर्ट में क्या बोल दिए थे? SER. S मीन्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मेजर साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ लिपिड. तो SER जो है वो किससे कंसर्न है? SER का फंक्शन हो गया लिपिड, लिपिड या स्टेरॉयडल हार्मोन्स. देखो हमारे बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स का नेचर फैटी नेचर का हार्मोन होता है, मतलब लिपिड या फैट नेचर का हार्मोन का बना होता है, स्टेरॉयडल हार्मोन बोलते हैं. तो चूंकि सॉरी, ये स्टेरॉयडल हार्मोन जो लिपिड है, इसलिए बहुत सा स्टेरॉयडल हार्मोन ये बनाता है. तो क्या हो जाएगा? स्टेरॉयडल हार्मोन. दिस इज द स्टेरॉयडल हार्मोन का भी कंसर्न है, स्टेरॉयडल हार्मोन. तो फिफ्थ पॉइंट हो गया. ओके, अब देखो कि इंडोप्लाज्मिक गोल्जी एपरेटस का क्या काम है. तो हमने इसको देख लिया. तो सबसे पहले कैमिलो गोल्जी वाज फर्स्ट ऑब्जर्व डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस. दे वेयर लैटर नेम गोल्जी बॉडीज आफ्टर हिम. क्योंकि गोल्जी नामक साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए इसका नाम रख दिया गया गोल्जी एपरेटस. ठीक है. These were later named Golgi body after him. They consist of many flat disc-shaped sac or cisternae of 0.5 micrometer to 1 micrometer in diameter. These are stacked parallel to each other. मतलब एक दूसरे के ऊपर लगा रहता है, stacking होता है. Varied number of cisternae are present in the Golgi apparatus. These are the cisternae. देखो 1, 2, 3, 4, 5 cisternae यहाँ प्रेजेंट है. तो इसका नंबर जो होता है वो वेरिएशन होता है. The Golgi cisternae are concentrically arranged near the nucleus with distinct. अब देखो इस पे 2 सरफेस है, एक कॉन्वेक्स जिसको हम लोग सिस्पी बोलते हैं या फॉर्मिंग फेस बोलते हैं कॉन्वेक्स को, और दूसरा होता है कॉन्केव जिसको ट्रांस या मैच्योरिंग फेस बोलते हैं. तो 2 फेस होगा, कॉन्वेक्स सिस और फॉर्मिंग. एंड आगे देखेंगे कॉन्केव मीन्स, देखो यहाँ पे देखो तो शॉर्ट कर देता हूँ. देखो ये वाली कॉन्वेक्स,
कॉन्वेक्स और फॉर्मिंग फेस, एंड कॉन्केव और ट्रांस और मैच्योरिंग फेस। तो दो फेस हो गया इसका, मतलब इस तरह का रहेगा, एक कॉन्वेक्स रहेगा एंड दूसरा कॉन्केव रहेगा, दो फेस है। ठीक है, तो अब देखो क्या होता है, दोनों कंसर्न कैसे है एक दूसरे से, दोनों कंसर्न इसलिए है, अब इसे मैं बता देता हूँ तुम्हें क्या हुआ। यहाँ पे दो हो गया तुम्हारा, यहाँ पे एक फेस है कॉन्वेक्स और दूसरा कॉन्केव। ठीक है, अब देखो convex face and concave face. This is the convex and this is the concave face. अलग अलग नाम है इसका। अब देखो क्या होता है, अब यहाँ पे एक चीज समझना तुम्हें कि इसको फॉर्मिंग फेस और इसको मैच्योरिंग फेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो RER क्या बना रहा है, प्रोटीन बना रहा है, और ACR क्या बना रहा है, लिपिड बना रहा है। तो RER जो प्रोटीन बनेगा, वो प्रोटीन बना रहा है, वो RER प्रोटीन वेजिकल्स के फॉर्म निकलेगा और इस फेस के साथ जाके फ्यूज करेगा। किधर से इन करेगा, कॉन्वेक्स से, और वो चला जाएगा यहाँ पे इसके अंदर, कहाँ पे, गोल्गी एपैरेटस के अंदर, और यहाँ से बाहर निकलेगा, कॉन्केव से बाहर निकलेगा मैच्योर होके। इसलिए इस फेस को हम लोग फॉर्मिंग फेस बोलते हैं और कॉन्केव को हम लोग मैच्योरिंग फेस बोलते हैं। कॉन्केव को मतलब इन एंड आउट हो रहा है, इन जो है गोल्गी एपैरेटस में किसके थ्रू हो रहा है, वो कॉन्वेक्स के थ्रू इन हो रहा है, एंड आउट किसके थ्रू हो रहा है, वो कॉन्केव के थ्रू आउट हो रहा है। इसलिए इसे हम मैच्योरिंग फेस बोले, मतलब मैच्योर होके निकल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो लिखा है यहाँ पे, तो इसलिए गोल्गी एपैरेटस का यहाँ पे क्या काम है, पैकेजिंग करना। इसका गोल्गी एपैरेटस का मेन काम होता है पैकेजिंग करना, पैकेजिंग, ये वाली पैकेजिंग, मतलब जो चीज़ RER ACR में बना उसका पैकिंग यहाँ हो रहा है, कहाँ पे, गोल्गी एपैरेटस में। तो गोल्गी एपैरेटस प्रिंसिपली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल्स टू बी डिलीवर्ड आइदर टू द इंट्रासेलुलर टारगेट, मतलब सेल के अंदर, या सीक्रेटेड आउटसाइड द सेल। तो पहला फंक्शन गोल्गी एपैरेटस का हो गया तुम्हारा पैकेजिंग करना, और दूसरा फंक्शन हो गया इसका फंक्शन, यहाँ पर हम लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ गोल्गी एपैरेटस। तो पहला हो गया पैकेजिंग, दूसरा हो गया सिक्रीशन, अभी और हम लोग देखेंगे सिक्रीशन। ठीक है, एंड थर्ड हो जाता है इसका फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन, ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है गोल्गी एपैरेटस का, ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन का सिंथेसिस फॉर्मेशन करना। ग्लाइकोप्रोटीन प्लस ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन करना, ये इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ गोल्गी एपैरेटस, इसको याद रखना है, नीट में बहुत बार पूछा है, VVI ये है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ गोल्गी एपैरेटस इज द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड द ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो अभी तुमको बताए थे कि मटेरियल्स टू बी पैकेट इन द फॉर्म ऑफ वेजिकल्स फ्रॉम द ER फ्यूज विद द सिस किसको बोलते थे हम लोग, कॉन्वेक्स को सिस बोल रहे थे। ठीक है, इसके साथ फ्यूज करता है एंड मूव्स टुवर्ड द मैच्योरिंग फेस। मैच्योरिंग फेस मीन्स कॉन्केव फेस की तरफ वो जा रहा है। दिस एक्सप्लेन व्हाई द गोल्गी एपैरेटस रिमेन्स इन क्लोज एसोसिएशन विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसलिए गोल्गी एपैरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आसपास रहता है। देखो दोनों का फंक्शन कोऑर्डिनेट हो रहा है ना, मतलब एक कुछ मान लो खाना बनाया कहीं पे, मान लो कि तुम्हारा आउटलेट है जहाँ पे कुछ बन रहा है, तो वहाँ पर क्या किया, सपोज को फूड प्रिपेयर किया, तो कौन कर रहा है वो, ER, और पैकेजिंग करना है, इसको भेजना है, तो कौन काम कर रहा है, गोल्गी एपैरेटस। तो दोनों का फंक्शंस कोऑर्डिनेटर का दोनों का फंक्शंस का यहाँ पे कोऑर्डिनेशन हो रहा है। ठीक है, ए नंबर ऑफ प्रोटीन्स सिंथेसाइज्ड बाय द राइबोसोम ऑन द ER आर मॉडिफाइड into the cisternae of the Golgi apparatus before they are released from its transphase। तो ट्रांसफेस आउट हो रहा है और सिसफेस से इन हो रहा है। Golgi apparatus अभी जो हमने बताया कि Golgi apparatus is this one, this line, Golgi apparatus is the important site for the formation of ग्लाइकोप्रोटीन द ग्लाइकोलिपिड। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है VVI, इसको नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, 6 या 7 पॉइंट तुम्हारा बना होगा, ये लिख लेना। ठीक है, नेक्स्ट
lysosomes. These are the membrane or vesicular structures formed by the process of the packaging of the Golgi apparatus. मतलब लाइजोम किससे बनता है? Golgi apparatus से बनता है. The isolated lysosomal vesicles are have been found to very rich in almost all type of hydrolytic enzymes. इसमें बहुत ज़्यादा एंजाइम होता है जो एक्टिव होता है एसिडिक पीएच पे. इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लाइसोसोम्स किससे बना? तो Golgi apparatus से बना. किससे बना? Golgi apparatus से बना. ठीक है, तो ये Golgi apparatus क्या बनाया? लाइसोसोम्स बनाया. पहला पॉइंट. और इसमें इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके अंदर बहुत सारा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है, डाइजेस्टिव एंजाइम है जिसको हाइड्रोलाइजेज बोलते हैं. जैसे लाइपेज जो लिपिड का डाइजेशन करता है, प्रोटीएजेज जो प्रोटीन का डाइजेशन करेगा, कार्बोहाइड्रेट जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करेगा. और ऑप्टिमली मतलब इसका बेस्ट फंक्शन होता है एंजाइम का एसिडिक पीएच पे. एसिडिक पीएच पे इसका सबसे ज़्यादा अच्छा काम होता है. दीज एंजाइम्स आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड. तो ये इसका फंक्शन हो गया लाइसोसोम्स को. लाइसोसोम्स को हम लोग सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, वैक्यूल्स. द वैक्यूल इज द मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म. It contains water, sap, excretory product and other materials not useful for the cell. तो सेल का जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है, मतलब जो सेल के लिए यूजफुल नहीं है, वो जाके कहाँ जमा हो जाता है? वैक्यूल्स में. वैक्यूल के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होता है. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट. वैक्यूल के सिंगल मेम्ब्रेन होता है, इसको क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट. इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया. वैक्यूल के मेम्ब्रेन को, मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल, इसके मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं टोनोप्लास्ट. और इसके अंदर जो लिक्विड होता है इसको बोलते हैं सेल सैप. ये वैक्यूल हो गया, इसके अंदर जो लिक्विड है इसको क्या बोल देंगे? सेल सैप. ये हो गया टोनोप्लास्ट. दिस इज द टोनोप्लास्ट. इन प्लांट सेल द वैक्यूल्स कैन ऑक्युपाई अप टू 90% वॉल्यूम ऑफ द सेल. मतलब वैक्यूल प्लांट सेल में बहुत बड़ा होता है, एनिमल सेल में छोटा होता है. और इस स्मॉल वैक्यूल्स को हम लोग बोलते हैं वेजाइकल्स. स्मॉल वैक्यूल इज कॉल्ड द वेजाइकल्स. ठीक है. इन प्लांट द टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल्स अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स इनटू द वैक्यूल. हेंस देयर कंसंट्रेशन इज सिग्निफिकेंटली हायर इन वैक्यूल दैट इन द साइटोप्लाज्म. मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट. एक्टिव ट्रांसपोर्ट मीन्स हो गया कि यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा है. तो हाई लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन में जाएगा जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी. ये तुम लोग सेल के मेम्ब्रेन में पढ़ोगे. दो तरह का ट्रांसपोर्ट होता है, एक्टिव इन द पैसिव. तो एक्टिवली ट्रांसपोर्टेशन होता है. इन अमीबा द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, अब हम लोग एनिमल में आ गए, तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑस्मोरेगुलेशन द एक्सक्रीशन. इन मेनी सेल्स सच एज इन द प्रोटिस्ट फूड वैक्यूल्स आर फॉर्म बाय द एंगल्फिंग द फूड पार्टिकल्स. तो यहाँ पे प्रोटिस्टा में फूड वैक्यूल्स वगैरह जो बनता है उसके अंदर कुछ फूड पार्टिकल्स रहता है. क्योंकि जो प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा मतलब हो गया तुम्हारा यूनिसेलुलर एनिमल्स वगैरह का ग्रुप. उसमें क्या होगा कि जो इंगल्फ करता है, अमीबा वगैरह जो फूड इंगल्फ करता है, तो फूड जो होता है वैक्यूल्स के अंदर आ जाता है, इसको बोलते हैं फूड वैक्यूल्स. तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है टोनोप्लास्ट एंड सेल सैप वैक्यूल्स में. पहला ये वाला. इसके बाद जो मटेरियल मूव करता है वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करता है. मतलब इसको क्या बोल देते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट. इसको बोल देते हैं एक्टिव. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ against the concentration gradients means active transport के थ्रू मूवमेंट होता है मटेरियल्स का फ्रॉम साइटोप्लाज्म इनटू द वैक्यूल्स. एक्टिव ट्रांसपोर्ट. ओके, तो हमने कुछ इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का देखा. करीब 10-15 पॉइंट्स इसका इंपॉर्टेंट निकला होगा. इसको नोट कर लेना और अच्छे से याद कर लेना. तो तुम्हारा सारा एनसीईआरटी का ये टॉपिक कवर हो गया. और तुम्हारा अगर अच्छे से रिवाइज करोगे तो कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं होगा. ठीक है, छूटेगा नहीं एग्जाम में. ओके, बाय. अगले क्लास में फिर मैं अगले वीडियो के साथ मिलूंगा. टिल देन, बाय बाय.